जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2024 में फरवरी मास का जो काल चक्र के हिसाब से ग्रह गोचर के अनुसार उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। दोस्तों, हर बार की भांति हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं और भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हमारे सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठने का ही तात्पर्य है कि यह जो क्षेत्र है हमारा, यह हमारी ग्रस्त से रिलेटेड भी है, यानी कि जीवन साथी का क्षेत्र भी है, और साथ ही साथ यह क्या है, दैनिक व्यवसाय और काम वासना का क्षेत्र भी हमारा यही होता है। तो दोस्तों, जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हो, मकर राशि में बैठे हुए हो, तो मकर राशि में बैठने का ये तात्पर्य है कि सूर्य नारायण भगवान के कारण द्वारा यहाँ पर ये मान लीजिए कि दैनिक व्यवसाय में आपका अच्छा यहाँ पर आपको फल मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से बेरोजगारी से आप जूझ रहे थे तो समझ लीजिए कि इस समय आपके अवश्य ही कहीं ना कहीं जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं, और आप एक अच्छा अगर प्रयास करते हो, एक अच्छी जॉब को भी आप पाना चाहते हो, तो उसके लिए किया गया प्रयास आपका यहाँ पर सार्थक होने वाला है। थोड़ा अगर हम गृहस्थ जीवन के बारे में देखें, काम वासना के बारे में देखें, तो इसके लिए थोड़ा सा भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों होता क्या है कि ग्रस्त के लिए थोड़ा काम वासनाओं के लिए यह चीजें थोड़ा क्या पड़ जाती हैं, भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश से ये चीजें थोड़ा सा क्षीण हो जाती हैं। तो समझ लीजिए कि इन चीजों के लिए उतना अच्छा नहीं है। मगर रही बात दैनिक व्यवसाय या जॉब से संबंधित, तो उसके लिए यह क्षेत्र भगवान सूर्य नारायण के कारण द्वारा यहाँ पर अच्छा फल फलित कर रहा है। उसके बाद पुनः 12 फरवरी के बाद यह क्या है, आपके राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में आने का ये तात्पर्य है कि यह जो हमारा क्षेत्र है आयु का भी है, जीवन का है, मृत्यु का है, और साथ ही साथ दोस्तों आकस्मिक परिवर्तन के योग भी इसी क्षेत्र से बनते हैं। तो अगर स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई आपके जीवन में कोई दिक्कतें चल रही थी, तो यह समय उसके लिए क्या है, जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो अवश्य ही आपको अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। यानी कि ये समझ लीजिए कि यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण आपको अच्छा फल भी प्रदान कर रहे हैं, और आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके जीवन में बना रहे हैं। दोस्तों, पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल बैठे हमारे छठे घर में। छठे घर में भूमिपुत्र मंगल बैठने का ये तात्पर्य है कि यह जो क्षेत्र है हमारा, यह शत्रु का है, चिंता का है, और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का क्षेत्र भी हमारा यही है, मुकदमा इत्यादि का क्षेत्र भी हमारा यही है। तो अगर किसी कारणवश कोई हमारा मतलब ये मान लीजिए प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस चल रहा था, या कोई अन्य भी कोई केस हमारे जीवन में चल रहा था, तो समझ लीजिए कि इस समय का प्रयास यहाँ पर आपके लिए सार्थक रहने वाला है। मंगल इन कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। और शत्रु भाव में जब कोई भी क्रूर ग्रह, मंगल भी एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है, तो जब शत्रु भाव में यह बैठा हुआ हो तो आपके अन्य कार्यों के लिए यह क्या है, यह समय अच्छा रहने वाला है। यानी कि आप और कोई कार्य करते हैं, भूमि भवन से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं, तो उनमें अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। पुनः दोस्तों क्या है कि 4 फरवरी के बाद मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी ये आपके सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव यानी जीवन साथी के भाव में आएंगे। तो जीवन साथी के भाव में आने से ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा क्या करते हैं कि पति पत्नी के लिए यह एक अच्छा योग नहीं बनता, क्योंकि सप्तम मंगल थोड़ा क्या करता है कि बिछड़ाव करता है दोस्तों। और बिछड़ाव करने का ये तात्पर्य है कि थोड़ा सा आपको अपने घर से इधर उधर मतलब कार्य क्षेत्र के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, और ग्रस्त हल्का सा आपका पीड़ित रह सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको विचार करने की आवश्यकता है। मंगल के निमित्त कुछ आपको यहाँ पर उपाय करने की आवश्यकता है, तो वह आप कर लीजिए। उसके बाद पुनः हम आते हैं दोस्तों बुध। तो बुध बैठे हुए हमारे सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में बुध बैठने का ये तात्पर्य है कि भगवान सूर्य नारायण के साथ में बुधादित्य योग बनना है। दैनिक व्यवसाय के लिए, रोजमर्रा के लिए यह क्षेत्र हमारा क्या रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों बुध का भी क्या है, राशि परिवर्तन, यानी 17 फरवरी को बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि हमारे अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में बुध आने का ये तात्पर्य है कि जो मैंने भगवान सूर्य नारायण के निमित्त जो आपको कार्य बताए हैं, इन कार्यों में वृद्धि होने वाली है। तो समझ लीजिए कि बुध का क्षेत्र भी हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। प्लस उसके बाद दोस्तों
पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हमारे 10म भाव में, और 10म भाव जो है यह क्या है, पिता का क्षेत्र है, राज्य और हमारा कारोबार का क्षेत्र है। तो समझ लीजिए कि मेष राशि में जब देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मंगल का जब यह क्षेत्र है, मंगल के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों, तो अवश्य ही आपको अच्छा फल यहाँ पर यह प्रदान करने वाले हैं। यानी कि पिता के द्वारा जो जोड़ी गई संपत्ति है, उस संपत्ति का लाभ भी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। पुनः दोस्तों हम आते हैं शुक्र। तो शुक्र बैठे हुए हमारे छठे घर में, और छठे घर में शुक्र बैठने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर शुक्र भी एक क्रूर ग्रह हैं, और जब छठे घर में यह बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह इन चीज़ों में, यानी कि अगर किसी से के द्वारा कोई ऋण इत्यादि आपने ले लिया था, इस समय वह ऋण भी आप ऋण मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जब यहाँ पर दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हों, मंगल के साथ में शुक्र बैठा हुआ हो, तो अवश्य ही आपको लाभ यह प्रदान यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों जब हमारी दिनचर्या कभी खराब चल रही होती है और उसके बाद पुनः जब सही हो जाती है, खराब समय में किसी से हमने कोई हेल्प इत्यादि ले ली थी, कोई मतलब किसी ने हमारा सहयोग वहाँ पर कर लिया था, तो जब हमारा समय अच्छा आ जाता है उस समय में क्या कर देना चाहिए, वो सारी चीज़ें रिटर्न कर देनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ऋण क्षेत्र से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, शत्रु क्षेत्र में जब बैठे हुए हों तो यह यहाँ पर आपको क्या करने वाले हैं, अच्छा सपोर्ट आपको करने वाले हैं, यानी कि कारोबार में आपकी अवश्य ही यह वृद्धि करवाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः शुक्र का भी क्या है, 10 फरवरी के बाद राशि परिवर्तन हो रहा है, और 10 फरवरी के बाद राशि परिवर्तन का ये तात्पर्य है कि यह आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। और सप्तम भाव में आने का ये तात्पर्य है कि दोस्तों काम वासना के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, सौंदर्यकरण के दृष्टिकोण से देखें, तो शुक्र से बढ़कर कोई भी ग्रह नहीं होता। तो शुक्र जब यहाँ पर आ रहे होंगे तो इन चीज़ों में आपके थोड़ा सा क्या होगा, आपको बल प्रदान होगा। और साथ ही साथ वैवाहिक जो, अगर आप काफ़ी समय से मतलब किसी एक अच्छा वर या कन्या आप ढूंढ रहे थे दोस्तों, इस समय अगर आप प्रयास करते हैं तो अवश्य ही आपको एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर किया गया प्रयास आपका सार्थक रहने वाला है। पुनः हम आते हैं शनि। शनि बैठे हुए हमारे अष्टम भाव में। अष्टम भाव एक ऐसा है दोस्तों कि जहाँ पर जब क्रूर ग्रह बैठे हुए हों तो वह क्या करते हैं, वहाँ पर हमें लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। यानी कि अष्टम भाव में शनि बैठने का ये तात्पर्य भी है कि आदमी दीर्घायु को भी प्राप्त करता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई आदि व्याधि चल रही है, किसी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो यहाँ पर उनके भी सही होने के चांसेस बनेंगे। यानी असाध्य रोग जो हमारे जीवन में चल रहा है, अगर हम उसके लिए एक सार्थक प्रयास करते हैं तो दोस्तों हमें अच्छा एक डॉक्टर वहाँ पर मिल जाएगा कि जो उस बीमारी को पकड़ सकता है, और आगे चलकर हमें क्या है, हमारी जो आयु है वो है क्या हो जाए, दीर्घजीवी हो जाए। तो इस समय का प्रयास अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो वह भी हमारे लिए क्या है, सार्थक रहने वाला है। विदेश भ्रमण के लिए भी शनि यहाँ पर हमें एक अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए हमारे नवम यानी भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में राहु बैठने का तात्पर्य है दोस्तों कि भाग्योदय तो अवश्य होगा, मगर धर्म और तीर्थ से थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर रुचि हटने वाली है। धर्म तीर्थ से जब रुचि हटेगी तो थोड़ा सा इससे क्या होंगे कि दिक्कतें हमारे जीवन में अवश्य उत्पन्न होंगी। तो इसमें आपने विशेष रूप से ये देखना है, ग्रह जो आपके लिए बताए जाते हैं यह आपको सचेत करने वाली बातें होती हैं। और जब हमें दोस्तों किसी चीज़ का पूर्णतः ज्ञान हो जाता है कि इसको करने से हमें ये नुकसान होना है, तो उसके बाद वह कार्य कभी भी नहीं करना। यानी कि पुनः जब हमारा राहु भाग्येश में बैठा हुआ हो तो ये समझ लीजिए कि यह क्या है, भाग्य में वृद्धि तो करने वाला है, मगर धर्म और तीर्थ से हमें क्या करने वाला, थोड़ा सा दूर करने वाला है। तो हमें धर्म और तीर्थ में थोड़ा सा कोशिश करना है कि हमारे जीवन में धार्मिक कृत्य भी होते रहें, धर्म भी हम करते रहें, और साथ ही साथ दोस्तों कुछ न कुछ पूजा पाठ तीर्थ इत्यादि भ्रमण हमारा कुछ न कुछ होता रहे। क्योंकि जीवन में सारी चीज़ें जरूरी हैं। अगर खाना पीना सोना भी जरूरी है तो उसके साथ साथ में जीवन के बारे में कुछ मनन करना भी आवश्यक है। तो वह मनन करने का यही तात्पर्य होता है दोस्तों कि उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करना। तो यहाँ पर आपको यह कार्य अवश्य करना है। और साथ ही साथ दोस्तों
गुरुतुल्य व्यक्ति का आपने अपमान नहीं करना, क्योंकि राहु यहाँ पर जो बैठा हुआ है भाग्य के क्षेत्र में, जब राहु बैठा हुआ है तो यह इस चीज को क्या कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह आपको काफी दिक्कतें दिखा रहा है। तो राहु के निमित्त आप कुछ न कुछ यहाँ पर उपाय अवश्य कर लीजिए। पुनः हम आते हैं दोस्तों केतु। तो केतु बैठा हुआ हमारा तृतीय भाव में। तृतीय भाव यानी पराक्रम का क्षेत्र हमारा यह होता है, स्वयं का हमारा यह क्षेत्र होता है। राहु जब हमारे भाग्य में बैठ गया और केतु जब हमारे तृतीय भाव में बैठ गया तो भाग्य के द्वारा ही हमारा तृतीय भाव यानी हमारा पराक्रम भाव भी क्षीण हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राहु के द्वारा कहीं भी हम कोई ऐसा कार्य न कर बैठे कि हमारा पराक्रम के भाव में भी कुछ दिक्कतें आए और साथ ही साथ स्वयं को भी कुछ परेशानियां आए। तो इसलिए दोस्तों आपने राहु और केतु के निमित्त अवश्य ही कुछ दान पुण्य यहाँ पर करना भी आवश्यक है। राहु के निमित्त हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है दोस्तों, केतु के निमित्त भी वीडियो बनाई है, तो आप उनको देख लीजिए। और अगर किसी प्रकार से यह आपको पीड़ित कर रहा है तो आप वह उपाय करें, अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।